दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख न्यू वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज्ड 5 चार्ट्स दैट टेल द स्टेटस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस इन एशिया की सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनों ने हिमयुग से लेकर गर्म अवधि तक पृथ्वी के इतिहास को आकार दिया है। फिर भी औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को तेज कर दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। प्रमुख योगदानकर्ताओं में ऊर्जा खपत, औद्योगिक प्रक्रियाएं, वाहन उत्सर्जन, वनों की कटाई और लैंडफिल शामिल हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हिमनद पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से पिघलने लगे, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि होने लगी और जैव विविधता में गिरावट का संकट और अधिक गहराने लगा। इस अप्राकृतिक वार्मिंग ने पृथ्वी की समस्त प्रणालियों को बाधित किया। यूं तो इसका दुष्प्रभाव सभी महाद्वीपों और महासागरों में देखने को मिला, लेकिन एशिया में इसका दुष्प्रभाव कुछ अधिक ही रहा। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एशिया वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। इसके अनुसार 2023 में जल मौसम संबंधी खतरों से जुड़ी 79 घटनाएं हुई, जिससे पूरे एशिया में 9 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए और सीधे तौर पर 2000 से अधिक लोग मारे गए। आज के इस आर्टिकल में जलवायु परिवर्तन के विविध पहलुओं, एशिया पर इसके अधिक प्रभाव और विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन में भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जलवायु परिवर्तन का एशिया पर विशेष प्रभाव क्यों पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन का एशिया पर विशेष प्रभाव पड़ने के कई कारण हैं, जिनमें भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक विविधता की। एशिया महाद्वीप अपनी विशाल भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र रेगिस्तानी, हिमालयी, ट्रॉपिकल और समुद्री क्षेत्रों से लेकर घने जंगलों तक फैला हुआ है। इस विविधता के कारण जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ता है। वहीं समुद्र क्षेत्र वाले देश जैसे भारत, जापान आदि में सुनामी का खतरा तथा मैदानी क्षेत्रों में अधिक तापमान और सूखा का खतरा विद्यमान रहता है। वहीं अगर आर्थिक और सामाजिक कारणों की बात करें तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने एशिया क्षेत्र को बीते कुछ दशकों में प्रभावित किया है। एशिया के कई देशों में तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण हो रहा है, लेकिन अभी इन देशों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से ये देश औद्योगिकीकरण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने के मापदंडों पर काम नहीं कर पा रहे। इसके अतिरिक्त एशिया महाद्वीप की आबादी बहुत अधिक है। गौरतलब है कि एशिया महाद्वीप में संसार की 60% आबादी निवास करती है। इतनी अधिक आबादी के रहने और खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु इन क्षेत्रों में जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे यहाँ का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कई एशियाई देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे की कमी है। इससे उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संभालने में और अधिक कठिनाई होती है। साथ ही कमजोर अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये देश जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को कम करने या समाप्त करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी है? वर्ष 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसमें से अधिकांश वार्मिंग वर्ष 1975 के बाद हुई है, जैसा कि पेरिस समझौते में दर्शाया गया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा सभी के लिए रहने योग्य भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पृथ्वी की जलवायु में अपरिवर्तनीय विनाश प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला स्थापित कर देगी। लेकिन इन खतरों और चुनौतियों से अवगत होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बन सकी है और इसकी मुख्य वजह है जलवायु वित्त। जलवायु वित्त उस पूंजी का वर्णन करता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए निवेशित की जाती है। इसमें वह फंडिंग शामिल होती है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अनुकूलन के उपायों को अपनाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जलवायु वित्त का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों या यूं कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों को उनके पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। गौरतलब है कि यह सहायता उन्हें इसलिए प्रदान की जाती है ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला कर सके और एक सतत व कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकें। लेकिन अधिकांश विकसित देश जलवायु वित्त के लिए तय राशि में अपना योगदान नहीं करते हैं, जिसका दुष्परिणाम आर्थिक रूप से कमजोर देशों को उठाना पड़ता है। वैज्ञानिक समुदाय और कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से जलवायु कार्रवाई पर जोर देने के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, संस्थागत परिवर्तन और उद्योग जवाबदेही ने हमें तय तापमान लक्ष्य से काफी आगे रखा है। वर्तमान नीति दरों पर वर्ष 2100 तक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक पहुंचने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह यही है कि विकसित देश इस दिशा में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। विकसित देशों को इसके लिए अधिक जिम्मेदार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये देश अभी भी सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समुचित कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि विकसित देश कैसे जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना महंगा है और अल्प विकसित व विकासशील देश इसका आर्थिक बोझ वहन करने की स्थिति में अभी नहीं है, किंतु विकसित देश इन पर अपनी निर्भरता बढ़ा सकते हैं। लेकिन अधिकांश विकसित देश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास में विशेष रुचि नहीं दिखा रहे और न ही इस क्षेत्र में कोई खास पहल शुरू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी कि ज्यादातर विकसित देश जलवायु वित्त के लिए तय राशि का योगदान नहीं करते, जिससे अल्प विकसित और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का अच्छे से सामना नहीं कर पाते। अगर जलवायु वित्त की समुचित व्यवस्था रहेगी तो ये आर्थिक रूप से कमजोर देशों को प्राकृतिक आपदा जैसे संकट से उबरने और आपदाओं को रोकने के लिए उचित मापदंडों का पालन करने में सहायता पहुंचाएगा। साथ ही उचित जलवायु वित्त की उपलब्धता, ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, अनुकूलन उपायों के लिए फंडिंग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन करके जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त विकसित देश उन्नत तकनीकों के विकास और उनके प्रसार में नेतृत्व कर सकते हैं। इसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, उच्च दक्षता वाले सौर पैनल, विंड टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों के नवीन समाधान शामिल हैं। तो चलिए ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। निष्कर्ष तौर पर यही कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से सभी देश प्रभावित हुए हैं। यूरोप में गर्मी की अवधि बढ़ रही है, अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के व्यापक दुष्परिणाम का असर चारों ओर दिखाई दे रहा है और इसको कम करने का प्रयास करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश की नहीं है, बल्कि इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों और धरती के सभी लोगों को एक साथ आगे आना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति सक्रियता से जागरूक किया जाए। साथ ही विश्व के सभी देश की सरकारों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए विशिष्ट नीतियां बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सख्ती से इन नीतियों का पालन हो। यदि अभी भी इस पर सक्रियता से काम नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम पृथ्वी की तबाही के सामूहिक साक्षी होंगे। इससे बचने के लिए जरूरी है कि पेरिस समझौते सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों पर सभी देश मिलकर काम करें और अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए
वर्तमान वैश्विक नीतियों में क्या कमियां हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए जरूरी नीतिगत परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।